गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की बलगतिकी एवं क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो दो प्रोसेस में संपन्न होती है। एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक प्रोसेस, प्राथमिक प्रक्रम या प्राइमरी प्रोसेस, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं द्वितीयक प्रक्रम या सेकेंडरी प्रोसेस। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इन दोनों प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती है। प्राथमिक प्रक्रम में जो भी कोई क्रियाकारक अणु है, जो भी क्रियाकारक अणु है वो सर्वप्रथम प्रकाश का अवशोषण करेगा और या तो वो अपनी उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा या फिर प्रकाश का अवशोषण करके वो अपने परमाणु में या मुख्य मूलकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है वो प्राथमिक प्रक्रम कहलाता है। और इस प्रक्रम में जो क्रियाकारक अणु है या तो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है या फिर अपने परमाणु या मुख्य मूलकों में टूट जाता है। प्राथमिक प्रक्रम जो होता है वो हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। प्राथमिक प्रक्रम के फलस्वरूप जो बनी स्पीशीज है वो आगे जो क्रियाएं संपन्न करती है, जो अभिक्रियाएं संपन्न करती है, वो सारी की सारी अभिक्रियाएं या क्रियाएं द्वितीयक प्रक्रम के अंतर्गत आती है। द्वितीयक प्रक्रम में प्रकाश उपस्थित हो ये आवश्यक नहीं है। ये प्रक्रम अंधेरे में भी संपन्न हो सकता है या प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इन दो प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती है। आज हम यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया का क्रियाविधि तथा उसकी बलगतिकी का अध्ययन करेंगे। H2Cl2 की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया O2 की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। अगर O2 की उपस्थिति O में संपन्न हो तो वहाँ ये किसी और क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी और O2 की अनुपस्थिति में किसी और क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो यहाँ अपन इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का O2 की अनुपस्थिति में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया है वो एक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम अपन क्रियाविधि देखते हैं। तो सर्वप्रथम Cl2 जो अणु है प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मुख्य मूलकों में टूट जाता है। ये जो प्रथम पद है वो श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद होता है। प्रथम पद में बना जो क्लोरीन मुख्य मूलक है वो आगे हाइड्रोजन अणु से क्रिया करता है और HCl प्लस हाइड्रोजन मुख्य मूलक का निर्माण होता है। ये जो हाइड्रोजन मुख्य मूलक बना फिर आगे क्लोरीन अणु से क्रिया करता है और HCl प्लस क्लोरीन मुख्य मूलक का निर्माण करता है। ये पद द्वितीय और पद तृतीय लगातार चलते रहते हैं और ये श्रृंखला का संचरण करने वाले पद कहलाते हैं। और अंत में क्लोरीन मुक्त मूलक दीवारों से टकरा के क्लोरीन अणु का निर्माण कर देते हैं और अभिक्रिया रुक जाती है। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है इसकी क्रियाविधि में ये अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और श्रृंखला में प्रथम पद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद होता है और द्वितीय और तृतीय पद श्रृंखला संचरण पद है और चौथे पद में अभिक्रिया को रोकने वाला पद है। इसमें जो पद प्रथम है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्राथमिक प्रक्रम है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और पद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो पद है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वितीयक प्रक्रम है। इस क्रियाविधि के आधार पर इस क्रिया का जब दर समीकरण
रेट इक्वेशन स्थिर अवस्था नियम का पालन करते हुए निकालते हैं तो दर समीकरण अपने को प्राप्त होता है DHCl की सांद्रता dt/dt इक्वल टू K2 क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता H2 की सांद्रता प्लस K3 हाइड्रोजन मुक्त मूलक की सांद्रता और क्लोरीन की सांद्रता। ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है इसको समीकरण नंबर 1 कह लेते हैं। अब इस क्रियाविधि पर एक नियम लागू करते हैं अपन, स्थिर अवस्था नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में अगर मुक्त मूलक बनते हैं तो मुक्त मूलकों के बनने की दर और मुक्त मूलकों के नष्ट होने की दर समान होती है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान जो भी मुक्त मूलक बनते हैं उनकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता के मान में परिवर्तन शून्य होता है, उनके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात मान लीजिए X कोई मुक्त मूलक है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन शून्य होता है। ये नियम कहलाता है स्थिर अवस्था का नियम कि किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई मुक्त मूलक बन रहा है तो उस मुक्त मूलक की सांद्रता में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ अपने इस अभिक्रिया में दो मुक्त मूलक बन रहे हैं, एक क्लोरीन मुक्त मूलक और एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक। इन दोनों मुक्त मूलकों के लिए स्थिर अवस्था का नियम लागू करने पर सबसे पहले क्लोरीन मुक्त मूलक के लिए स्थिर अवस्था का नियम लागू करते हैं। K1 IABS माइनस K2 क्लोरीन मुक्त मूलक H2 प्लस K3 हाइड्रोजन मुक्त मूलक क्लोरीन सांद्रता माइनस K4 क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। यहाँ से अपने क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता में परिवर्तन का मान निकाला है। यहाँ पे स्थिर अवस्था का नियम लागू करने पे K1 IBS माइनस K2 क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता H2 की सांद्रता प्लस K3 हाइड्रोजन मुक्त मूलक की सांद्रता Cl2 की सांद्रता माइनस K4 क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता इक्वल टू 0। यहाँ पे स्थिर अवस्था का नियम लागू करने पर इसको समीकरण नंबर 3 पे देते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी स्थिर अवस्था का नियम लागू करने पर हाइड्रोजन मुक्त मूलक पद सेकेंड एंड पद थर्ड में बन रहा है और विघटित हो रहा है। तो K2 माइनस K3 क्लोरीन, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं और यहाँ भी स्थिर अवस्था का नियम लागू करने पर इसका भी इक्वल टू 0 और ये समीकरण नंबर 4। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ने पर यहाँ देखिए जो ये वैल्यू है यहाँ पे समीकरण नंबर 3 पे माइनस की है और समीकरण नंबर 4 में ये प्लस की है। इसी प्रकार K3 ये वैल्यू
यहाँ समीकरण नंबर 3 में प्लस की है और यहाँ समीकरण नंबर 4 में माइनस की है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और आपके जो पास बचेगा वो बचेगा K1 IABS माइनस K4 क्लोरीन मुक्त मूलक इक्वल टू 0। यहाँ से और आगे क्या करेंगे तो IABS इक्वल टू K4 Cl मुक्त मूलक की सांद्रता और यहाँ से Cl मुक्त मूलक की सांद्रता का मान आ जाएगा K1 IABS अपॉन K4। ये अपने पास क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार हाइड्रोजन मुक्त मूलक के लिए भी सांद्रता का मान निकालते हैं और समीकरण नंबर 5 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर यहाँ से क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता का मान समीकरण नंबर 4 में यहाँ रखने पर अपने पास जो समीकरण आ जाएगी नहीं K2 क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता का मान यहाँ से रखेंगे K1 IABS अपॉन K4 ये वैल्यू है किसकी H2 की सांद्रता, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो K3 हाइड्रोजन मूलक की सांद्रता क्लोरीन की सांद्रता। ये समीकरण नंबर अपने पास ये समीकरण प्राप्त हुई है। इस समीकरण से अपन यहाँ से हाइड्रोजन मूलक की सांद्रता का मान याद करेंगे। तो हाइड्रोजन मूलक की सांद्रता इक्वल टू K1 K2 IABS हाइड्रोजन की सांद्रता अपॉन K4 K3 और Cl2 की सांद्रता। ये और ये यहाँ नीचे आए, इसको K3 को आप पहले लिख दो, K4 को बाद में लिख सकते हैं। K3 K4 ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर 6 देते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। ये आपका क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता का मान आ रहा है और ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक की सांद्रता का मान आ रहा है। ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए यहाँ समीकरण नंबर 1 में ये क्लोरीन मुक्त मूलक की सांद्रता और यहाँ हाइड्रोजन मुक्त मूलक की सांद्रता, तो ये वाला मान यहाँ रखने पर और ये वाला मान यहाँ रखने पर, ये दोनों मान इसमें रखने पर अपने पास जो नई समीकरण प्राप्त होगी, K2 ये क्लोरीन मुक्त मूलक का मान यहाँ से ये रखने पर K1 IABS अपॉन K4 H2 की सांद्रता प्लस K3 H आयन की सांद्रता ये और यहाँ से रखिए K1 K2 IBS हाइड्रोजन की सांद्रता अपॉन K3 K4 Cl2 की सांद्रता। ये इस समीकरण नंबर में H मुक्त मूलक की सांद्रता का मान यहाँ से लेकर समीकरण नंबर 6 से और आगे बच गया आपका Cl2 की सांद्रता। तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 से क्लोरीन मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आपके पास
ये नई समीकरण प्राप्त हो गई। अब यहाँ देखिए Cl2 यहाँ से ये कैंसिल हो गया, K3 से K3 कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो बच गया इक्वल टू K1 K2 IABS रेज़ टू की समता अपॉन K4 प्लस K1 K2 IABS रेज़ टू की समता अपॉन K4। इसको और आगे करने पर K1 K2 IABS रेज़ टू की समता अपॉन K4। ये कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पर यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस और ये 1 आ गया, तो 1 + 1 इसको हो जाएगा आगे करने पर 2 1 + 1 2 K1 K2 IABS K4। ये इस अभिक्रिया के लिए इस समग्र अभिक्रिया के लिए अपने को रेट इक्वेशन प्राप्त हो गई, दर समीकरण प्राप्त हो गई। और ये जो दर समीकरण है वो ये जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि का संपूर्ण रूप से संतुष्ट जो अपनी प्रस्तावित क्रियाविधि है, इस प्रस्तावित क्रियाविधि को बिल्कुल संतुष्ट करता है। इस प्रकार H2 + Cl2 की जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ये अपन इस रेट इक्वेशन के आधार पर कह सकते हैं। तो H2 + Cl2 की जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है O2 की अनुपस्थिति में, वो इस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। और 4 पदों में ये क्रियाविधि संपन्न होती है, जिसमें प्राथमिक पद प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का प्राथमिक प्रक्रम है, और जो दूसरा, तीसरा और जो चौथा पद है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का द्वितीयक प्रक्रम है। पहला पद प्रकाश की उपस्थिति में होता है और जो 3 अन्य पद है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होते हैं। इस प्रकार प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि भी जटिल होती है और इनका जो काइनेटिक्स के द्वारा, बलगति के द्वारा जो रेट इक्वेशन प्राप्त होती है, वो रेट इक्वेशन भी जटिल प्राप्त होती है। धन्यवाद।